योग गुरु रामदेव की एलोपैथी पर लगातार दिए जा रहे बयानों की वजह से ये विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। अब रामदेव ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें कहा है कि एलोपैथी में सर्जरी और लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, तो 98% बीमारियों का योग और आयुर्वेद में स्थायी समाधान है, इसलिए वो इंटीग्रेटेड पैथी के पक्ष में हैं। उन्होंने इस पोस्ट में यह भी लिखा कि वो विवाद को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इस पोस्ट से विवाद खत्म होने की जगह और बढ़ गया। आईएमए ने इसे भ्रम फैलाने की कोशिश बताते हुए रामदेव पर तीखा हमला बोला है। नया शगुफ्ता पेश कर दिया इंटीग्रेटेड मेडिसिन। तो मैं दोबारा बता दूं, हमारे देश में 3 पद्धतियां हैं। एक आयुर्वेदा है, एक मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, एक होम्योपैथी है। इस किस्म का भ्रम पैदा करके रामदेव जी अपने आप को रेलेवेंट कर रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं है, ना वो आयुर्वेदिक के स्नातक हैं, ना वो एलोपैथिक के स्नातक हैं। वो एक फिजिकल ट्रेनिंग टीचर हैं, अपनी दवाई को बेचना चाहते हैं, एक व्यापार कर रहे हैं और जैसा मर्जी कर रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक ने अप्रिशिएट किया है कोरोना वॉरियर्स, यानी कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 लाख डॉक्टर्स हैं जो आईसीयूज़ में सेवाएं दे रहे हैं, मर रहे हैं। रामदेव जी कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसा बयानबाजी पे बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए। केंद्र को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर अदालत से राहत मिल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही यह अर्जी दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। They have awarded cost also 1 लाख रुपए का। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे के अंदर 4 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। इनमें एक 2.5 महीने का बच्चा भी शामिल था जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अस्पताल का दावा है कि बाकी 3 बच्चों को भी गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया था। एकदम क्रिटिकल स्टेज में आए हैं, 100 लोगों का उपचार भी हुआ है लेकिन बच नहीं पाए। 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत के मामले में आरजेडी ने राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की। सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक रोकथाम के उपाय करे। वहीं जेडीयू ने दावा किया कि लोगों को इलाज की सुविधा मुहैया करवाने पर उसका पूरा जोर है। राज्य सरकार की यह प्राथमिकता है कि हर किसी को समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कई चर्चाएं शुरू हो गईं, लेकिन फडणवीस ने इसे आम मुलाकात बताया। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 9 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख की मदद देगी। साथ ही अस्पताल में कोरोना का इलाज करवाने वाले पत्रकारों का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। कोरोना से बचाव के लिए लोग वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मशहूर दुधेश्वर नाथ मंदिर की तरफ से पहल की गई। मंदिर प्रशासन ने फैसला लिया कि 8 जून से मंदिर में दर्शन करने का मौका तभी मिलेगा जब श्रद्धालु ने कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज तो ले ही ली हो। इस बात की सूचना देने के लिए मंदिर में जगह जगह नोटिस भी चिपका दिए गए। इस तरीके का पोस्टर मंदिर में जगह जगह यहाँ पर लगाया है और इसमें लिखा है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर आना आवश्यक है। हालांकि मंदिर के संचालक ने बताया कि कुछ खास परिस्थितियों में कोरोना वैक्सीन लगवाने के नियम से छूट जरूर दी गई है, लेकिन तब 48 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही मंदिर में एंट्री मिल पाएगी। प्रमाण पत्र जो इसके पास होगा मोबाइल में दिखाए, ऐसे दिखाए, और कम से कम एक जो है वो डोज ले चुका हुआ वही व्यक्ति को प्रवेश यहाँ पर देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार 8 जून से राज्य के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों को खोलने पर विचार कर रही है। उसी के मद्देनजर दुधेश्वर नाथ मंदिर प्रशासन ने ये फैसला लिया, जिसका श्रद्धालुओं ने भी स्वागत किया। हाँ, तो सबको लगवाना चाहिए, मुझे भी लगवाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक महिला खुदकुशी के इरादे से पुल से छलांग लगाने लगी, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में वो महिला पुल पर चलती हुई पहुंची और फिर रेलिंग से छलांग लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी वहां खड़े एक सीआरपीएफ के जवान की नजर उस पर पड़ गई, जिसके बाद उसने समझदारी दिखाते हुए उसे नीचे खींच लिया। हालांकि महिला बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती दिखी, लेकिन तभी वहां तैनात दूसरे सुरक्षाकर्मी भी पहुंचे, जिसके बाद महिला को वहां से हटाया गया। उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। 4 दिन पहले अलीगढ़ में अवैध शराब के कहर से कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस एक्शन में आ गई।
प्रदेश में अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया गया। ऐसी ही कुछ तस्वीरें कासगंज से सामने आईं। उनमें एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एक मकान में छिपाकर रखी गई अवैध शराब को नष्ट करते दिखे। छापेमारी का ये सिलसिला जिले के दूसरे इलाकों में भी दिखाई पड़ा। पुलिस की टीम ने अवैध शराब के धंधे को बेनकाब करने के लिए जंगलों की तरफ रुख किया। वहां भी उन्हें कामयाबी मिली और प्लास्टिक के ड्रमों में रखी गई शराब को बहा दिया गया। 14 अपराधियों को पकड़ा गया और 543 लीटर शराब जब्त की गई। एटा जिले में भी पुलिस ने इस अभियान को जारी रखा। पक्की जानकारी पर पुलिस की 2 टीमों ने वहां पर 2 मकानों पर धावा बोल दिया। तलाशी के दौरान उनमें एक मकान से अवैध शराब से भरे कई ड्रम मिले, जिन्हें नाले में बहा दिया गया, जबकि एक दूसरे मकान में अवैध शराब की कई बोतलें बरामद की गयी। एटा के अलग अलग इलाकों में हुई इस कार्रवाई में 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगल में लगी आग के रिहायशी इलाकों तक पहुंचने का खतरा पैदा हो गया, जिसके बाद वायुसेना को मोर्चा संभालना पड़ा। वहां एक दिन पहले जंगल में आग लग गई थी, जो तेजी से रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगी। आग को बढ़ता देख जम्मू कश्मीर पुलिस और वायुसेना को भी मोर्चे पर उतार दिया गया। सामने आई तस्वीरों में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर आग पर पानी की बौछार करता नजर आया। वहीं जमीन पर मौजूद जवान भी आग बुझाने की कोशिश में जुटे नजर आए। आग को आगे बढ़ने से रोका जा सके, इसके लिए जमीन पर मौजूद सूखी घास और पत्तियों को हटाने का काम शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया कि चीन हिमाचल के साथ लगी अपनी सीमा के इलाकों में तेजी से सड़कें बना रहा है। रोड की एक्टिविटीज उनकी चली है, वो सर्विलांस के लिए वो अपने लिए सुविधाजनक स्थान कहीं तलाश रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि एक्टिविटी रोड की चली है, जिस पे वो जिस हाइट पर हम हैं उस हाइट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों को स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने की इजाजत मिल सकती है। खबर है कि दुबई में आईपीएल के बाकी मैचों के लिए स्टेडियम में दर्शकों को मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि शर्त यही है कि इन सभी दर्शकों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी हो। साथ ही स्टेडियम की क्षमता के हिसाब से 50% से ज्यादा दर्शक नहीं होने चाहिए। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन की वजह से स्कूल बसों और छोटे यात्री वाहनों का टैक्स माफ कर दिया। ये फैसला 1 अप्रैल से 30 जून तक लागू रहेगा। बिहार में लॉकडाउन 1 हफ्ते यानी 8 जून तक बढ़ा दिया गया। हालांकि इस दौरान नियमों में थोड़ी ढील दी गई। अब वहां दुकानें सुबह 6 बजे से 2 बजे तक खुल सकेंगी, लेकिन किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी ये डीएम तय करेंगे। कश्मीर में लॉकडाउन खुलने के साथ ही घर घर जाकर टीका लगाने के अभियान की शुरुआत हो गई। कश्मीर घाटी में 18 से 45 साल के सभी लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है, जिसके लिए पहले दुकानदारों और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को उनके पास जाकर टीका लगाने का काम शुरू किया गया। ऐसी ही एक तस्वीर बारामूला से सामने आई, जहां प्रशासन की टीम दुकानदारों को वैक्सीन लगाने की तैयारी करती दिखी। आज लॉकडाउन खुल गया, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि हर दुकानदार को वैक्सीन लगे। प्रशासन ने भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देते हुए टीका लगवाने की अपील की। आप भी सामने आइए और जो वैक्सीन है जो कि इस टाइम पे अवेलेबल है इन अबंडेंस यहाँ पे, उस पे आप कंसंट्रेट कीजिए। गुजरात के पाटण में कांग्रेस विधायक रघु देसाई ने कई गांवों का दौरा किया, लेकिन आरोप है कि इस दौरान उन्होंने मास्क समेत दूसरे कोरोना नियमों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। इसके अलावा बनासकांठा से बीजेपी सांसद परबत भाई पटेल पर भी रोक के बावजूद राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप लगा। हरियाणा के करनाल में एक आदमी की हत्या पर गुस्साए उसके घर वालों ने शव को थाने के बाहर रखकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस पर बदमाशों के साथ मिलीभगत का भी आरोप लगाया। थोड़ी ही देर में घर वालों का साथ देने के लिए इलाके के कई लोग भी थाने पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। हमला तो कह रहे छत पर दो धका दिया, जो ये बयान देंगे उदार पर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में विश्वनाथ धाम परिसर में धमाका हुआ है, हादसा हुआ है और जर्जर 2 मंजिला मकान गिरने से विश्वनाथ कॉरिडोर में कार्य करने वाले 2 मजदूरों की मौत हुई है और आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 मंजिला जर्जर मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। वाराणसी में विश्वनाथ धाम परिसर में यह हादसा हुआ है। जर्जर मकान के चलते विश्वनाथ कॉरिडोर में काम करने वाले 2 मजदूरों की मौत हुई है और आधा दर्जन मजदूर घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, विश्वनाथ कॉरिडोर में काम करने वाले 2 मजदूरों की इस हादसे में मौत हो गई है। वाराणसी के विश्वनाथ धाम परिसर में यह हादसा हुआ है। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। अजीत, अभी की ताजा अपडेट क्या है और किस तरह यह हादसा हुआ?
देखिए बिल्कुल फरहान, विश्वनाथ मंदिर परिसर में हादसा हुआ है। जो वहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर का कार्य चल रहा है उसमें आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए, जबकि 2 की मौत हो गई। जहाँ कॉरिडोर बन रहा है उसके बगल में 2 मंजिला मकान था जो अचानक भरभरा कर गिर गया, क्योंकि बहुत सैकड़ों साल पुराना मकान था, जिसकी वजह से मजदूर जो वहाँ काम कर रहे थे वो दब गए और घायलों को जो शिव प्रसाद गुप्ता मंडलीय अस्पताल है वहाँ भर्ती कराया गया, क्योंकि जर्जर मकान में अस्थायी तरीके से मजदूर रहते थे और जैसे गिरा उसके नीचे वो दब गए। तो दशाश्वमेध में घाट का जो थाना क्षेत्र है, विश्वनाथ कॉरिडोर का ये मामला है, जहाँ पर मजदूर रह रहे थे और अचानक वो बिल्डिंग जो पुराना मकान था वो गिर गया, जिसकी वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई और कई घायल हैं। शुक्रिया अजीत। मुंबई में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आने पर महाराष्ट्र सरकार ने लंबे वक्त से चल रही सख्ती में कुछ ढील देने का फैसला किया है। आज से दुकानों के खुलने के समय को बढ़ाया गया है। बीएमसी की तरफ से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक पूरे हफ्ते अब जरूरी सेवाओं वाली दुकानें सुबह 7 बजे से दिन के 2 बजे तक खुली रहेंगी। ये दुकानें ऑड इवन तरीके से खोली जाएंगी। शनिवार और रविवार को केवल जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को ही खुलने की इजाजत होगी। इसके साथ ही बीएमसी ने दुकानदारों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और भीड़ न जुटने देने के निर्देश भी दिए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग दोहराते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया। अगर हमारे से अगर वो 5 अगस्त के वो जो उन्होंने कदम उठाए उधर वापस चले जाएं, फिर बिल्कुल हो सकती है बात, और फिर हम कश्मीर का मसला एक रोड मैप भी ला सकते हैं और हल कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ शहरों में मौसम ने ऐसी करवट ली कि गर्मी के मौसम में पारा तो लुढ़का, लेकिन उसके साथ ही कहीं तेज बारिश और ताकतवर हवाओं ने लाखों का नुकसान कर दिया, तो कहीं आंधी ने परेशानी खड़ी कर दी। जिसकी अमृतसर से आई तस्वीरों में हवा के साथ उड़ी धूल ने लोगों का बाहर चलना तो दूर, सांस लेना तक मुश्किल कर दिया। हवा में इतनी धूल मिट्टी मिल गई कि सामने साफ साफ दिखना बंद हो गया। अटारी चेकपोस्ट पर तो आंधी ने बीएसएफ के भारी भारी बैरिकेड तक औंधे मुंह गिरा दिए। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में भी मौसम तुनक मिजाज नजर आया। दोपहर में धूप खिली थी, लेकिन शाम होते होते हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली और तेज चमकता सूरज काले बादलों से घिर गया। नतीजा ये हुआ कि उजाले में ही बारिश होने लगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 3 दिन तक पंजाब और हरियाणा में बारिश हो सकती है। वहीं पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी बादल खूब बरसे। वादियों में कोहरा सा छा गया। मौसम सुहाना तो हुआ, लेकिन साथ में आफत भी लेकर आया। बारिश के साथ तेज हवाओं ने पेड़ों को झकझोर कर रख दिया। इससे हुआ ये कि पेड़ उखड़कर सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर जा गिरे और उनका कचूमर निकाल दिया। आज से मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज से प्रदेश में राशन, दूध, सब्जी कॉलोनियों में दुकानें खोली जा सकेंगी। धार्मिक स्थल में एक बार में 4 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जरूरी सेवाओं के दफ्तरों को छोड़कर दूसरे सरकारी दफ्तरों में 100% अधिकारियों और 50% कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 10 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी, तो वहीं ऑटो में 2 और निजी कार में 3 लोगों को सफर करने की इजाजत होगी। प्रदेश में किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा और इसके अलावा पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके पास से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए। यूपी के फतेहपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली का हुक टूट जाने से ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर की जान चली गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। खबर है कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की एक ही डोज पर जल्द फैसला हो सकता है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि आने वाले वक्त में कोविशील्ड की एक ही डोज के इस्तेमाल किए जाने पर चर्चा चल रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि क्या इस वैक्सीन की एक ही डोज वायरस से लड़ने में प्रभावी है, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक लाइट और कोविशील्ड एक ही तरह की प्रक्रिया से बनी, जिनमें जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक लाइट एक ही डोज की वैक्सीन, जबकि कोविशील्ड की 2 डोज देश में लोगों को लगाई जा रही है। यही वजह है कि कोविशील्ड वैक्सीन की सिंगल डोज को लेकर यह चर्चा चल रही है। इसके अलावा खबर है कि महीने भर के भीतर वैक्सीन मिक्सिंग यानी अलग अलग टीके की 2 डोज पर रिसर्च शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे करीब 2.5 महीने में आने की उम्मीद है। यूपी के प्रतापगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक दुल्हन ने अपनी
शादी की खुशी में खुलेआम फायरिंग की। इस घटना का वीडियो अब वायरल हो गया, जिसमें दुल्हन जयमाला से पहले हवा में गोली चलाती दिखाई दी। इससे पहले वो अपने करीबियों के साथ मंच के पास पहुंची, जिसके बाद दूल्हे ने उसके बाएं हाथ को थाम लिया। इसी बीच दुल्हन ने अपने दाएं हाथ से पिस्तौल लहराते हुए हवा में फायरिंग कर दी। इसके बाद दुल्हन दूल्हे के साथ मंच पर चढ़ गई और शादी की बाकी रस्मों को उसने अदा किया। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में कई दिनों से जारी आंदोलन के बीच सरकार के विरोधी और समर्थक आमने सामने आ गए। राजधानी बोगोता में दोनों पक्ष नाकाबंदी के मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरे और एक दूसरे पर आग बबूला होते नजर आए। इस दौरान सरकार का विरोध करने वाले ज्यादातर लोग काले कपड़े पहने थे, तो वहीं समर्थन में पहुंचे लोग सफेद कपड़ों में थे। कोलंबिया के झंडे थामे दोनों पक्षों में काफी देर तक जबानी जंग जारी रही और दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर बुरी तरह बरसते नजर आए। पोस्टर और बैनर पकड़े पुलिस और प्रशासन के हिमायती जोर शोर से नारेबाजी करते दिखे और इन लोगों ने वहां छिड़े आंदोलन की वजह से आम लोगों को हो रही परेशानी का हवाला दिया। सरकार विरोधी आंदोलन से परेशान कोलंबिया के राष्ट्रपति ने भी काली शहर का दौरा किया और आंदोलन का केंद्र बने इस शहर में सुरक्षा बढ़ाने के ऐलान के साथ हालात जल्द सामान्य होने का वादा किया। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह को दूर करने के लिए बनी कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी के सामने आज नवजोत सिंह सिद्धू पेश होंगे। कल दिल्ली में 25 विधायकों और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ 3 सदस्यों वाली केंद्रीय कमेटी ने वॉर रूम में मंथन किया। आज कैप्टन अमरिंदर से नाराज नवजोत सिंह सिद्धू कमेटी के सामने पेश होंगे और माना जा रहा है कि गुरुवार या शुक्रवार को अमरिंदर सिंह भी कमेटी के सामने पेश हो सकते हैं। 28 लोग मिले, जिनमें पीसीसी प्रेसिडेंट भी हैं, सीनियर लीडर्स हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि सब ने उत्साहपूर्ण बात कही और सब ने एक बात कही कि हम चुनाव में लौट रहे हैं और उन्होंने कहा कि अपोजिशन बिल्कुल छितरा हुआ, टूटा हुआ है। हाँ, एक बात पर सब ने जोर दिया कि पार्टी में एकता बनी रहनी चाहिए। गुजरात के वडोदरा में एक वाटर पार्क में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां पुलिस ने छापा मारा। राज्य में कोरोना की वजह से वाटर पार्क खोलने पर पाबंदी है। आरोप है कि इसके बावजूद उसे बिना इजाजत के खोल दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम ने उस वाटर पार्क पर एक्शन लिया। जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो वहां अच्छी खासी तादाद में लोग गर्मी से छुटकारा पाने के लिए ठंडे पानी में डुबकियां लगा रहे थे। इन लोगों में बच्चे भी शामिल दिखे, जिनके लिए पानी एक खेल बन गया। भगदड़ तब मची जब इन लोगों की नजर पुलिस वालों पर पड़ी। पुलिस को देखते ही वो घबरा गए। पुलिस वालों ने उन्हें वहां से जाने की हिदायत दी, जिसके बाद वो वाटर पार्क कुछ ही देर में खाली हो गया। स्विमिंग पूल नो मौज माणी रहा था, ये 30 सैलानियों की धरपकड़ करी थी। लोगों को भेजने के बाद पुलिस का डंडा उस वाटर पार्क के मालिकों पर चला। पुलिस वालों ने कोरोना निर्देश तोड़ने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया और उन्हें अपने साथ थाने ले गए। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। 12वीं की परीक्षा को लेकर आज केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई की तरफ से अहम फैसला लिया जा सकता है। इन परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 जून को सुनवाई होनी है। सरकार की तरफ से कल ही अदालत को बताया गया था कि जल्द ही इस संबंध में फैसला ले लिया जाएगा। सीबीएसई और CISCE यानी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किए जाने की लगातार मांग की जा रही है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिस पर कल सुनवाई हुई थी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में नदी में शव फेंके जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर की राप्ती नदी में शव फेंकने का एक वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने जानकारी दी कि यह वीडियो 29 मई का है, जिसमें 2 लोग एक शव को लेकर पुल पर खड़े दिखे थे। इन लोगों में एक ने तो PPE किट पहनी हुई थी। ये वीडियो किसी शख्स ने पुल से गुजरते वक्त बनाया। एक तो नहीं शायद। ओ भाई साहब। गाड़ी के अंदर बैठे हुए उस शख्स ने जब दूर से 2 लोगों को एक शव लेकर खड़े देखा तो वो चौंक गया। PPE किट पहने आदमी को देखकर तो उसे इस बात का अंदाजा भी लग गया कि शव किसी कोरोना मरीज का है। इसीलिए उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और राप्ती नदी में शव फेंकने की तैयारी करते 2 लोगों का वीडियो बना लिया। शीशा खोल लो ना।
2 दिन पुराना ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से ये जानकारी भी आ गई कि शव कोरोना मरीज का था, जिसे उसके परिवार वालों को सौंपा गया था। शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनके रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया था। इस मामले में केस भी दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस मामले में मृतक के रिश्तेदार और एक सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया, जबकि घाट पर काम करने वाले कर्मचारी की तलाश की जा रही है। लखनऊ से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर सब्जी बेच रहे कुछ दुकानदारों ने हमला कर दिया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ दुकानदार पुलिस वालों से भिड़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सब्जियों की खाली टोकरियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए पुलिस वालों की पिटाई की, जिससे पुलिस का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि इस मारपीट के बाद एक दुकानदार अपने सब्जी के ठेले को वहां से ले जाता हुआ नजर आया। तेजी से बूढ़ी होती अपनी जनसंख्या को देखते हुए चीन ने फैमिली प्लानिंग की नीति में बड़ा बदलाव किया। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि अब चीन में हर जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने की छूट होगी, क्योंकि अब तक वहां दंपति 2 बच्चों को ही जन्म दे सकते हैं और 2016 से पहले तो वहां दशकों तक सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की इजाजत थी। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले चीन ने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए बच्चे पैदा करने की सीमा तय की थी, लेकिन वहां के शहरों में बच्चे के पालन पोषण पर होने वाले भारी खर्च की वजह से लोग अब खुद ही बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। हाल ये हो गया कि इसी महीने की शुरुआत में चीन की जनगणना के जो आंकड़े सामने आए, उनसे पता चला कि बीते दशक में चीन की आबादी 1950 के दशक के बाद सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ी है। इसी के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां 3 बच्चे पैदा करने की छूट देने के फैसले पर मोहर लग गई। एलोपैथी और आयुर्वेद को मिलाकर इंटीग्रेटेड पैथी बनाने की स्वामी रामदेव की फेसबुक पोस्ट पर टकराव और बढ़ गया। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर कड़ा एतराज जताया। रामदेव की एलोपैथी को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है और इससे नाराज डॉक्टरों ने आज देश भर में ब्लैक डे मनाने का फैसला किया है। ब्लैक डे मनाने का फैसला फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया यानी फोडा ने किया है। डॉक्टरों के इस प्रदर्शन को IMA ने भी समर्थन दिया है और दावा किया जा रहा है कि देश में करीब 10,000 डॉक्टर आज विरोध के रूप में काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। डॉक्टरों की तरफ से साफ किया गया कि उनका ये विरोध प्रदर्शन आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो रामदेव के बयानों को लेकर ब्लैक डे मना रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में ही करीब 12 बड़े अस्पतालों के डॉक्टर आज काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। ब्लैक डे प्रोटेस्ट आयुर्वेद के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये ब्लैक डे प्रोटेस्ट रामदेव जी के खिलाफ है, जिन्होंने हमारे मेडिकल फर्टिनिटी का भद्दा मजाक बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश से लगभग 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और इसे सक्सेसफुल बनाएंगे, ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जाए और रामदेव जी को एहसास हो कि उन्होंने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया है। दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने पर सियासी घमासान छिड़ गया। हरियाणा के सीएम के दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर पर दिए बयान पर जबानी जंग छिड़ गई, क्योंकि एक दिन पहले खट्टर ने दिल्ली सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने को ड्रामा बता दिया था और सलाह दी थी कि वो धीरे धीरे टीका लगाएं। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद, आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद केजरीवाल ने पलटवार किया और तर्क दिया कि वो जो कर रहे हैं वो लोगों की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। जितनी जल्दी टीके लगेंगे उतने ज़्यादा लोगों को टीके लगेंगे, उतने ज़्यादा लोगों की जान बचेगी, तो अपने को तो जल्दी जल्दी लगानी चाहिए, इसमें गलती क्या है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने श्रीनगर और बारामूला समेत कई इलाकों में करीब 1,500 जरूरतमंदों को खाने पीने की चीजें बांटी। इस दौरान मदद पाने वालों में ज्यादातर ऐसे लोग थे जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में अपनों को खोया। जफर इस्लाम बीजेपी के सेवा ही संगठन अभियान के तहत इस मुश्किल वक्त में देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। आर्मी के साथ और एक NGO के साथ मिलकर हमने आज राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, जो 5 गाँव में गए, पटन में गए। दिल्ली और मणिपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में एक डॉक्टर को पकड़ लिया। पुलिस ने दिल्ली के महारानी बाग इलाके से इस आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए डॉक्टर पर क्लाइमेट चेंज के नाम पर देश विदेश से मिले फंड को हड़पने का आरोप लगा। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने 11 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने मुफ्त वैक्सीन के मुद्दे पर एकजुट होकर केंद्र से बात करने का सुझाव दिया।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक महिला नक्सली ढेर हो गई। मारी गई इस नक्सली के पास से काफी हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए। कई राज्यों में 1 जून से लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का रुख किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ है, जो एक बार फिर रोजगार की तलाश में मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। दिल्ली में 1 जून से फैक्ट्री खुल रही हैं और निर्माण का काम भी शुरू हो रहा है। तो वहीं पंजाब में धान की खेती शुरू किए जाने से बड़ी संख्या में मजदूर वहां पहुंचने के लिए ट्रेन से रवाना हो गए हैं। तो वहीं एमपी में भी 1 जून यानी आज से कई ढील दी जा रही है। काम करने के लिए कहाँ? लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ। वहाँ क्या काम होता है? क्या काम करते हैं? कंपनी में रहते हैं। यहाँ काम नहीं? यहाँ पर काम नहीं है। जा रहे हैं कमाने के लिए, शादी ब्याह हो गया, दे पर कर्जा है। यहाँ भी तो कमा सकते हो। तो यहाँ काम नहीं है, क्या काम करेंगे बताइए? काम नहीं? नहीं। प्रशासन तो कहता है कि बहुत काम देगा। बताइए, हमको दीजिए, हम करेंगे। यहाँ में पैसा के मजबूरी से जा रहे हैं कमाने। यहाँ नहीं कमाइएगा? नहीं मिल रहा है यहाँ का। कब आए थे? हो गया 1 महीना आया हुआ। 1 महीना लॉकडाउन में आए थे? हाँ, लॉकडाउन में। फिर जा रहे हैं? जा रहे हैं। तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। बिहार में देखे आज तक मजदूरी को मजदूर किया नहीं जाता है भक्ता। तो कहती है कि काम हो रहा है। काम कहाँ कुछ हो रहा है, देख रहे हैं। अगर ऐसा रहता तो कम से कम 100 में से 50% तो काम करते मजदूर यहाँ। पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के अफ्रीकी देश डोमिनिका जाने की वजह सामने आई है। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एंटीगा से डोमिनिका गए थे। मेहुल चोकसी की गर्लफ्रेंड डोमिनिका में एक मॉडल है, जिससे मिलने के लिए मेहुल चोकसी ने यह कदम उठाया। सूत्रों के मुताबिक मेहुल पानी के जहाज के जरिए एंटीगा से डोमिनिका पहुंचे थे। हालांकि बाद में डोमिनिका की पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से देश में दाखिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। मेहुल चोकसी की कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें वो अपनी चोट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने वहां की पुलिस पर अवैध रूप से बंदी बनाने का केस भी कोर्ट में दायर किया है। हरियाणा के करनाल में ऑक्सीजन और बेड के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बर्तन बजाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि राज्य की खट्टर सरकार वहां कोरोना से निपटने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस के ये कार्यकर्ता जिला सचिवालय के सामने इकट्ठा हुए और थाली ताली बजाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ताली और थाली बजाने में पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रही। इस दौरान इन लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से वहां के हालात बद से बदतर हो गए। हमारे हजारों लोग तड़प तड़प के मर गए, तो सीएम कहीं नजर नहीं आए। इस दौरान कांग्रेस की ओर से राज्यपाल के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। राजस्थान में 2 जून से लोगों को लॉकडाउन में कुछ राहत मिलेगी। राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों को छूट मिलेगी। इसके साथ ही खाने पीने के सामान और किराना की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। इतना ही नहीं, बेकरी और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा लोग रात 10 बजे तक ले सकेंगे। तो वहीं राज्य में शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। केंद्र से जारी विवाद के बीच बंगाल के मुख्य सचिव रिटायर हो गए। वो अब ममता बनर्जी के सलाहकार बन गए हैं। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्र से चिट्ठी आई थी कि अलपन बंद्योपाध्याय को सुबह 10 बजे दिल्ली में रिपोर्ट करना, लेकिन इसी बीच वो रिटायर हो गए और बंगाल के मुख्यमंत्री के सलाहकार बन गए। इससे पहले ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपील की कि बंगाल के मुख्य सचिव के दिल्ली तबादले पर पुनर्विचार किया जाए। उन्होंने खत में यह भी लिखा था कि कोरोना और तूफान के बाद के हालात से निपटने के लिए अलपन को वहां रहना जरूरी है। यही नहीं, ममता ने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया कि 24 मई को उन्हें नौकरी में 3 महीने का एक्सटेंशन मिला और 28 मई को उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इस बीच खबर है कि दिल्ली रिपोर्ट नहीं करने पर केंद्र सरकार अलपन पर सख्ती करने के मूड में है और चार्जशीट भेजकर उन पर कार्रवाई करने वाली है। अलपन पर मची उठापटक के बीच हरे कृष्ण द्विवेदी बंगाल के नए मुख्य सचिव बना दिए गए। जयपुर में पुलिस की मौजूदगी में लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर जनाजे में जुटे कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। वहां एक धर्मगुरु की मौत के बाद उनको अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई और जनाजे को कंधा देते हुए कब्रिस्तान की तरफ बढ़ चले। पुलिस वालों के रहते शहर की सड़कों पर होकर लोगों का ये हुजूम गुजरा।
कुछ इलाकों में तो भीड़ इतनी बढ़ गई कि सड़कों पर पांव रखने तक की जगह नहीं बची। वहां लागू लॉकडाउन का उन्होंने जरा भी ख्याल नहीं रखा। गलियों और चौराहों पर तो जनाजे को कंधा देने की होड़ सी मच गई। कोरोना के सारे नियम कायदे को ताक पर रखकर लोग इस रस्म को अदा करने पर तुल गए। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, वहां मौजूद कई लोगों ने मास्क पहनना तक जरूरी नहीं समझा और जब पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो लोग उनसे ही उलझ पड़े। इसके बाद किसी तरह मामले को शांत किया गया। बताया गया कि इस जनाजे में इलाके के 2 विधायक भी शामिल हुए। हालांकि बाद में पुलिस ने इस मामले से जुड़े कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र के पालघर में टाउटे तूफान की वजह से समुद्र में फंसे जहाज से डीजल निकालने का काम 12 दिन बाद भी जारी। 18 मई को आए ताकतवर तूफान की वजह से ये जहाज समुद्र में एक चट्टान से टकरा गया और उसके बाद जहाज से समुद्र में तेल का रिसाव भी शुरू हो गया था। हालांकि कोस्ट गार्ड और बाकी एजेंसियों की मदद से तेल के रिसाव को रोक दिया गया, लेकिन तब तक जहाज पर लदा डीजल काफी मात्रा में समुद्र के पानी में फैल चुका था। आसपास के इलाके में पूरी तरीके से ऑयल फैल चुका है, जिसके कारण यहाँ के मछुआरों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बताया गया कि उस जहाज पर करीब 80,000 लीटर डीजल लदा हुआ है, जिसे निकालने की कोशिशें तेज कर दी गईं। जहाज पर लदे डीजल को निकालने के लिए वहां समुद्र के किनारे बड़े बड़े कंटेनर भी रखे नजर आए। आसपास के इलाके में कितना दूर तक ये ऑयल फैला हुआ है? बहुत दूर तक है, इस गांव से उस गांव तक। 18 मई को आए तूफान के वक्त इस जहाज पर 137 लोग सवार थे, जिन्हें कोस्ट गार्ड और नौसेना ने सुरक्षित बचा लिया था। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां नाले में फंसी एक विशालकाय छिपकली की जान बचा ली गई। ये छिपकली मॉनिटर लिजार्ड्स प्रजाति की थी और कई दिनों से एक नाले में फंसी हुई थी, जिसकी जानकारी मिलते ही इलाके में स्नैक मैन के नाम से मशहूर सत्यम वहां पहुंचे और उन्होंने उनको निकालने की कोशिश शुरू की। इस काम में खुदाई करने वाली एक मशीन को भी लगाया गया। काफी देर की कोशिश के बाद करीब 2 मीटर लंबी इस विशालकाय छिपकली को नाले से बाहर निकाल लिया गया और उसे वन विभाग के कर्मचारी को सौंप दिया गया। इस बड़ी छिपकली की वजह से इलाके के लोग पिछले कुछ दिनों से काफी दहशत में थे। आज की ताजा खबर में इतना ही।